हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अब हम लोग हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट करने वाला है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 भी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो, तो आप लोग इस वीडियो के बाद सेक्शन 1 और 2 भी देख लीजिएगा, ताकि आपका ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 3। तो हम लोगों के सारे टॉपिक्स थे इस पूरे चैप्टर के, जिसमें से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन 1 में। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने सेक्शन 1 में देख ली थी। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस हम लोगों ने सेक्शन 2 में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जो ऑकरेंस ऑफ मेटल है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, वो सारी चीजें हम लोगों ने कहा देखी थी, सेक्शन 2 में देखी थी। जो हमारी मेटल की लो रिएक्टिविटी प्योरेंस निकालने की बात थी, वो भी हम लोग सेक्शन 2 में देख चुके थे। ठीक है, मिडिल ऑफ मेटल रिएक्टिविटी और हाई ऑफ मेटल रिएक्टिविटी हम लोग सेक्शन 3 में अभी देखने वाले। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल में हम लोगों को एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, लो और मिडिल हम लोग ऑलरेडी देख चुके। अब हम लोग उन मेटल्स को देखने वाले हैं जिनकी रिएक्टिविटी टॉप मोस्ट रहती है। क्लियर? तो उनको कैसे प्योरेस्ट फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, ये हम लोग चीज देखने वाले हैं इसमें। द मेटल्स high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from the compounds by heating with carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction। हम लोग चैप्टर 2 में भी देख के आ रहे हैं, जहां हम लोगों ने सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग किया था इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करी है, जहां पे कैथोड और एनोड को हम लोगों ने एक बैटरी के साथ में अटैच किया हुआ है। कैथोड के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, नेगेटिवली चार्ज को कर रखा है। एनोड के ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब हमारे वो सारी रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट जो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखते हैं, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वो सारे एलिमेंट जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सब किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स को भी सेपरेटली और प्योर फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के सामने रिएक्शन भी दी हुई है कि कैथोड पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? सोडियम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और एनोड पे हमको कौन मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन कौन से चार्ज को होल्ड करता है? नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है। और हम लोगों को एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले थर्ड स्टेप, जो हम लोगों ने ऑकरेंस ऑफ मेटल में देखी थी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या थी हमारी? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कैसे हम लोग रिफाइन करते हैं हमारी मेटल्स को। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिंग रिफाइनिंग, जो अभी अभी हम लोगों ने देखी है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज होती है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर metal from the anode dissolve into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal forms the electrolyte is deposited on the cathode. ठीक है, एनोड और कैथोड में क्या हुआ, हमारी मेटल को सेपरेट कर दिया। The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as एनोड मड। ठीक है, वो सारी इंप्योरिटीज जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, वो सब कहां सेटल हो गई थी? बॉटम में सेटल हो गई थी। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन देखना है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट सेक्शन है कोरोजन। तो इसके पहले भी हम लोगों ने ऑलरेडी कोरोजन देखा था, पर वहां पे हम लोगों ने सिंपली सिर्फ मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई थी, मेटल ऑक्साइड जनरेट किए थे। ठीक है, कोरोजन देख लिया था वहां पे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले? डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ में कोरोजन कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले। द सर्फेस ऑफ सम metals corrode when they are exposed to moist air for a long time. This is called corrosion. Open environment में जब हमारी मेटल एयर के साथ रिएक्शन करती है, तो हम लोगों को कोरोजन पता चलता है। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। हम लोगों ने तो एक चीज ये देखी थी, सिल्वर और गोल्ड तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। जी हाँ, लीस्ट रिएक्टिव है, बट फिर भी ये कुछ तो रिएक्शन करते हैं। तो जो सिल्वर है, अगर वो हमारी ओपन एयर के साथ, मॉइस्ट एयर है, तो उसके साथ कैसी रिएक्शन
रिएक्शन करती है तो ये ब्लैक हो जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब आप लोगों को बिल्कुल केमिकल फॉर्मूला में मिल गया है कि क्यों वो ब्लैकिश हो जाती है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ग्रीन कोटिंग। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ये ओपन एयर के, कौन, कॉपर, और क्या बना रहा है, कॉपर कार्बोनेट बना रहा है, और वो किस कलर का रहता है, तो ग्रीनिश कलर का रहता है, क्लियर। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रस्टिंग हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो आयरन को जब हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, कोरोजन को रस्टिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। अब हम लोग इस कोरोजन से बच कैसे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय। इन सारी मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का और मेटल का रिएक्शन जो अट्रैक्शन है, मतलब कॉम्बिनेशन है, वो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमको कोरोजन का कभी कोई खतरा ही नहीं आएगा। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जिंक कोटिंग ब्रोकन होने के बाद भी वो रस्टिंग से बचे हुए रहते हैं, क्लियर। अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फैक्ट हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों के इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड रहता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो वो ज्वेलरी बनाने में हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता, तो हम उसको ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज या दूसरे मेटल्स को इंपोज करते हैं, जिससे क्या हो जाए, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और हमारी ज्वेलरी है वो इजीली बन पाए। तो 22 कैरेट्स गोल्ड को लेते हैं और 2 कैरेट उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, दूसरी मेटल जस्ट लाइक कॉपर और सिल्वर को उसमें मर्ज कर देते हैं, ताकि जो हमारा ज्वेलरी है वो इजीली डेवलप हो पाए, क्लियर। अब आप लोगों के सामने एक और डायग्राम दिख रहा होगा, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन metallurgy. The iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. इतना पुराना है, पूरा आयरन का पिलर है और अभी तक यहाँ पे रस्टिंग के कारण ना ही इसमें कोई डिकेड हुआ है, ये एज इट इज बना हुआ है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस विथ prevented iron from rusting for its quality of rust resistance. It has been examined by the scientists from all part of the world. The iron pillar is 8 meter height and weight is 6 tons. तो एक्चुअली में इसमें कॉन्सेप्ट पता है क्या हुआ है, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करने के बाद निकाला था, कि जो आयरन पिलर था उसमें जो सबसे फर्स्ट लेयर आई थी रस्टिंग की, ठीक है। ये रस्टिंग की लेयर इतनी थिक हो गई थी कि इस थिक लेयर ने क्या हुआ, इनर आयरन को आउटर एनवायरमेंट से क्या हो गया है, प्रोटेक्ट कर लिया, और उस रस्टिंग के ऊपर, आउटर के ऊपर एक और रस्टिंग की एयर थिक लेयर आ गई, जिसकी वजह से हुआ क्या है, 2 लेयर्स ऑफ रस्टिंग के कारण क्या हो गया है, जो हमारा इंटरनल आयरन है वो एज इट इज इंपैक्ट रखा हुआ है, और ये रस्टिंग की मल्टीपल लेयर के कारण क्या हो, सिर्फ जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पे लेयर है हमारी रस्ट की, बट इंटरनल पार्ट में कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्लियर है अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 3 एंड हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग प्लीज टॉप पे क्लिक कर दीजिए। आपको ये सेक्शन कैसा लगा, आप लोग प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आगे अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू।